हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटर नॉलेज। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स पढ़ा है उस लॉ के अप्लाई होने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और ये लॉ ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में ही क्यों अप्लाई किया जाता है, क्या उसके रीजंस होते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं कि ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो पाता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ देखी जा सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पर इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, छोटे भागों में बांट नहीं सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके इंडिविजिबल होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करनी है चीज़ों की एक गिवन लिमिट तक, कोई ऐसा तो फैक्टर होता ही है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसका मतलब क्या है, इंडिस्पेंसेबल का, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस फैक्टर की। यहाँ पर आप इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स में कोई फिक्स्ड फैक्टर ले सकते हो जिसको हम लोग छेड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट नहीं सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल लेके चलो, एक स्मॉलेस्ट स्टिचिंग मशीन है, बहुत छोटी अगर स्टिचिंग मशीन अवेलेबल है मार्केट में, वो क्या स्टिच कर पा रही है, 10 डजन ऑफ एक्सरसाइज बुक पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो मशीन 10 डजन एक्सरसाइज बुक्स को स्टिच कर पा रही है। नाउ अब क्या होगा, भले आप उससे एक बुक स्टिच करवाओ, डजन करवाओ या 10 करवाओ, ठीक है, वो आप पे रिक्वायरमेंट पे सारा कुछ है कि यू विल रिक्वायर दिस मशीन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको थोड़े ही टाइम के लिए कोई चीज़ चाहिए या प्रिंट आउट निकालने हैं, तो क्या करोगे, प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर है जो, उससे एक निकालो, दो निकालो, 1 घंटे में कितने निकालो, तो हमें वो प्रिंटर तो चाहिए ना प्रिंट आउट निकालने के लिए, या हम किसी से करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मशीनरी क्या है, सबसे छोटी वाली मशीन है ना जो, वो 10 डजन एक आवर में क्या है प्रोड्यूस कर पाती है, स्टिच कर पाती है। वो आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे भले 1 घंटे में एक एक्सरसाइज बुक को आप लोग प्रोड्यूस करवाओ, स्टिच करवाओ, या 1 डजन करवाओ या 10 डजन करवाओ। कैपेसिटी क्या है उसकी, 10 डजन, मतलब 10 डजन वो कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अब ये आपको चाहिए भी क्यों, क्योंकि इससे छोटी मशीन आपको मार्केट में मिलने नहीं वाली है, तो आपको यही खरीदनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये वाली मशीन को हायर कर लेते हो, मतलब ख़रीदते नहीं हो, आप किसी से ले लेते हो, और वो आपसे कितने रुपीज़ चार्ज करता है, 2 रुपये। 1 घंटे के वो पर्सन आपसे 2 रुपये चार्ज कर रहा है। अब 1 घंटे में वो आप देखो कितनी प्रोड्यूस करवानी है। अब देखो क्या बात है, इसमें हम कॉस्ट को ढूंढेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग 1 डजन ही बुक, एक्सरसाइज बुक क्या है उससे स्टिच करवा रहे हो, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2 रुपये पर डजन पड़ेगी, क्योंकि 2 रुपये आपने हायर के दे ही दिए हैं। और उसे अगर आप 1 डजन ही एक्सरसाइज बुक को स्टिच करवा रहे हो तो 2 रुपये आपको पड़ेंगे। लेकिन अगर हम उसका उपयोग 1 घंटे में अच्छे से करें, मतलब इफ़ यू स्टिच 5 डजन, देखो 5 डजन अगर आप उससे स्टिच करवा पा रहे हो, उसी सेम हायरिंग कॉस्ट में, दो की कॉस्ट में, कॉस्ट आपको अच्छे 2 लग रही है, लेकिन डजन आप 5 प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो एक जो है 1 डजन एक्सरसाइज की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 0.4, मतलब 40 पैसे पड़ जाएगी आपको। 0.4 क्या हो जाएगा, 0.4 रुपीज़ आ जाएगा ना, ये 40 पैसे के इक्वल हुआ। मतलब अगर आप उस मशीन से 5 डजन कुछ स्टिच करवा रहे हो तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 40 पैसे की। अगर देखो उस मशीन का और भी अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा कि 10 डजन प्रोड्यूस करवा रहे हो, 2 रुपये तो आपको पड़ ही रहे हैं हायरिंग के, 10 डजन आप प्रोड्यूस करवा रहे हो, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, 0.2 आ जाएगा। 0.2 रुपीज़ का मतलब क्या है, 20 पैसे पर डजन, मतलब 20 पैसे पड़ेंगे पर डजन के आपको। इसका मतलब आप जैसे जैसे उसका यूज़ करते हो, आप 1 घंटे में अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, आपको कॉस्ट उस चीज़ की कम पड़नी शुरू हो जाती है। दिस इज़ व्हाट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन करने से आपकी एवरेज कॉस्ट है, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। आप एक अच्छी एग्जांपल ही लो ना, अगर आपने मशीन कोई ख़रीद ही ली है, क्यों ना उसका पूरा यूटिलाइज़ किया जाए।
अगर मैं उससे एक पेज प्रिंट आउट करवा सकती हूँ या फिर एक एक्सरसाइज बुक निकलवा सकती हूँ, स्टिच करवा सकती हूँ, क्यों ना मैं उसको पूरा घंटा ही इस्तेमाल करके अपनी 10 डज़न बुक ही क्या है सारी निकाल लूँ, या 5 निकाल लूँ, 10 निकाल लूँ, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है। तो ये चीज़ होती है कि आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू जो ये वाला लॉ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स रहते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। जो एडम स्मिथ, मार्शल, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने ये कंसेप्ट बताया है, ये क्या कहते हैं, दैट इन सेवरल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, कि बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंक्रीज यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करवाते हैं ना, तो एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लेबर है, लेबर, और एक आपके पास क्या है, कैपिटल है, तो अगर लेबर वेरिएबल फैक्टर है, उसका मैं ज़्यादा यूज़ करवाती हूँ, तो क्या हो जाता है कि हम डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब जिसमें जिसकी क्षमता है लेबर की, उसे वही काम दे दिया जाए। हम लोग लेबर को बांटना शुरू कर देते हैं कि भाई तू ये काम कर ले, दूसरा वाला ये कर लेगा, जिसमें जिसमें उसमें उसकी क्या है, स्पेशलिटी है। तो इस वजह से क्या होता है, हम काम को बांट देते हैं, और इससे जो स्पेशलाइजेशन है, काम करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। डिवीज़न ऑफ लेबर एक तो क्या इंक्रीज़ कर देगा, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में भी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो यही बात है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस रॉबिन्सन, जॉन रॉबिन्सन क्या कहती है, अगर हम लोग परफेक्ट स्पेशलाइजेशन कर दें फैक्टर्स का, मतलब लेबर को उसी चीज़ पे लगा दो जिसमें वो ज़्यादा स्पेशलाइज है, तो वो अपना काम भी अच्छे से करेगा, प्रोडक्शन भी होगी, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट का यूज़, टाइम का यूज़, सबकी बचत होगी इसमें। ये चीज़ वो कहना चाह रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो हम अगर फिक्स्ड फैक्टर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर दें, हम पहले फेज़ में देखते हैं कि जो मतलब जब स्टार्टिंग करते हैं ना प्रोडक्शन की, तो क्या होता है, जो सप्लाई होती है फिक्स्ड फैक्टर की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, फिक्स्ड फैक्टर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर मेरे पास 10 हेक्टेयर लैंड है, ये फिक्स्ड है, इसमें मैं वेरिएबल फैक्टर्स पहले पहले क्या है, एक लेबर यूज़ की, दो की, मतलब बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि हम पूरी के पूरी जो हमारी 10 हेक्टेयर लैंड है, उसकी कैपेसिटी या उसको कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं उस क्षमता तक। लेकिन जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो ये सारा का सारा एरिया क्या है, कवर होना शुरू हो जाता है, और इससे प्रोडक्शन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। यूटिलाइजेशन अच्छे से करेंगे तो आउटपुट भी इंक्रीज होगी, और कॉस्ट भी आप लोगों को कम पड़ेगी। तो ये रीजंस होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स की। नेक्स्ट की ये लो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा एप्लीकेबल क्यों होता है, या उसमें एप्लीकेशन क्या है इस लॉ का। फर्स्ट इज़ इलास्टिक सप्लाई। देखो ये जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में आपकी लैंड का बहुत कम यूज़ होता है, लैंड को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, तो लैंड आपकी वो होती है इन इलास्टिक, उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ना, उसकी इलास्टिक सप्लाई होती है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसको आप लोग सप्लाई को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड एक्सटेंट तक इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े। ये बताया ही गया है कि लैंड का रोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम होता है, लेकिन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का बहुत ज़्यादा होता है। सप्लाई आपकी लैंड की क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, लेकिन लेबर कैपिटल की तो इलास्टिक होती है। लेबर की तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, जब आपको ज़रूरत पड़े आप लेबर को बढ़ा लो, जब ना ज़रूरत हो तो कम कर लो, और कैपिटल की भी इलास्टिक होती है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इलास्टिक सप्लाई होने की वजह से भी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ ज़्यादा आता है, इसी वजह से रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। सेकंड है न्यू इन्वेंशंस। जॉन रॉबिन्सन ने ही ये कंसेप्ट दिया था कि अगर हम लोग नई नई इन्वेंशंस करना शुरू कर दें, ताकि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो एप्लीकेबल ही ना हो पाए इंडस्ट्रीज़ में, ड्यू टू रैपिडली अवेलेबल, अगर न्यू इन्वेंशंस हम लोग करते हैं, रैपिड इन्वेंशंस हो रही हैं सेक्टर में, तो क्या होगा, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर हम लोग अच्छी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, कम टाइम में वो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे पा रही है,
तो एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी पर वर्कर की, ऊपर से हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी। मिसिस जॉन रॉबिन्सन यही कहती है कि मेन कॉजेज़ क्या है इस लॉ के। एक तो इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम अच्छी टेक्निक प्रोडक्शन की यूज़ करें, अच्छे से फैक्टर्स का इस्तेमाल करें, फुल यूटिलाइजेशन हो जाए सभी इंडिविजिबल फैक्टर्स की, और आप क्या करो, प्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही स्पेशलाइज यूज़ करो, मतलब आप सब कुछ क्या है इंक्रीज़ करना शुरू कर दो, तो आपकी नई नई इन्वेंशंस के साथ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। देखो इंडस्ट्रीज़ में अच्छे से स्पेशलाइज किया जाता है, लेबर को उनके काम के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है। अगर मैं बाइक प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी बाइक की बात करूँ, तो किसने हैंडल्स लगाने हैं, किसने उसके टायर्स लगाने हैं, किसने इंजन फिट करना है, उसके अलग अलग लेबरर्स होते हैं। वो अपना काम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें स्पेशलाइज होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा स्कोप होता है लेबर को डिविजिबल करने का। इसी डिवीज़न के एडवांटेज की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है बाय इंक्रीज इन दैट फैक्टर, मतलब प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, कम पड़ती है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मशीनरी। देखो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मशीन्स का ही यूज़ होता है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाती है। जितनी मशीन्स आप लोग यूज़ करोगे उससे उतनी कॉस्ट प्रोडक्शन की कम पड़ेगी। लेस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में रेनफॉल का या बाकी सारे नेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट, रेनफॉल, सीजनल वेरिएशंस ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती है, उसकी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ह्यूमन इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मैन का अपना इंटेलेक्ट है, मतलब पावर ऑफ माइंड है, टेक्निकल नॉलेज है, दूर तक मतलब सामना करने की क्षमता है, देखने की क्षमता है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, वो ज़्यादातर इंसान रोक के रख लेता है। मतलब वो कोशिश करता है कि मैं टेक्निक को बढ़ाता जाऊं और प्रोडक्शन बढ़ती जाए लंबे समय के लिए। यही रीजंस होते हैं कि जो ये लॉ है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल पाया जाता है। अब कंक्लूज़न क्या निकली कि ये सारे लॉ को पढ़ने के बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये लॉ सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हर एक फैक्टर में है। हमने पहले जो पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, उसमें यही था कि एग्रीकल्चर में भी ये हो सकता है एप्लीकेबल। ये लॉ आपका एग्रीकल्चर में अप्लाई होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में होता है, माइनिंग में। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये लॉ ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लंबे समय के लिए बना रहता है। ये चक्कर है कि लंबे समय तक हम इसको लॉ को बनाए रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मस्ट प्रिवेल, भले वो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रीज हो, मतलब दोनों में ही ये लॉ आपका प्रिवेल करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।